हेलो दोस्तों, स्टडी आइकॉन में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ 15 मई 2020 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जनजातीय आजीविकाओं एवं सुरक्षा पर वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, दिल्ली। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा जनजातीय आजीविकाओं एवं सुरक्षा पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन नई दिल्ली में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 20 से अधिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जनजातीय मामलों के राज्य मंत्रियों और वन्य राज्य मंत्रियों सहित राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। अर्जुन मुंडा ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यों को संशोधित समर्थन मूल्यों पर गौण वन उपज की खरीद में तेजी लाने के लिए जनजातीय आजीविकाओं को समर्थन देने के लिए राज्यों की सराहना की। इसके अलावा सम्मेलन के दौरान मंत्री द्वारा राज्यों में प्रधानमंत्री वन धन योजना के कामकाज की भी समीक्षा की गई। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य बना दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, गुजरात। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में सभी होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य बना दिया है। राज्य सरकार द्वारा यह कदम करेंसी नोट के माध्यम से फैलने वाले कोविड-19 को रोकने के लिए उठाया गया है। इसके बाद अब शहर में सभी होम डिलीवरी सेवाओं का भुगतान कैशलेस होगा, यानी डिजिटल भुगतान के जरिए करना होगा। इस प्रकार अब अहमदाबाद में ग्राहकों के लिए कैश ऑन डिलीवरी विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। राज्य सरकार ने होम डिलीवरी सेवाओं को कैशलेस बनाने के अलावा एक प्रोटोकॉल भी जारी किया है, जिसका पालन सभी डिलीवरी कर्मियों को करना होगा। प्रोटोकॉल के अंतर्गत हाथ में दस्ताने, सैनिटेशन टोपी के साथ साथ सैनिटाइजर का उपयोग भी शामिल है। इसके अलावा डिलीवरी कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन भी करना जरूरी होगा। उनके लिए अपने मोबाइल फ़ोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। अब गुजरात की बात हुई है तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय रूपाणी जी हैं। राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, सानिया मिर्जा। दोस्तों ये है सानिया मिर्जा। इन्होंने ही फेड कप हार्ट अवार्ड जीता है। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा एशिया ओशिनिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उन्होंने इस श्रेणी में इंडोनेशिया की 16 वर्षीय प्रिस्का मेडेलिन नुग्रोहो को पछाड़ने और मां बनने के बाद टेनिस में सफल वापसी करने के लिए यह पुरस्कार अपने नाम किया है। वह सार्वजनिक वोट के आधार पर चुने गए 4 विजेताओं में से एक हैं, जिसमें लातविया की अनास्तासिजा सेवास्तोवा, एस्टोनियाई एनेट कोटेबिट जो यूरोप अफ्रीका जोन की हैं, और मैक्सिको के फर्नांडा कॉन्ट्रेरास गोमेज जो अमेरिका जोन में शामिल हैं। फेड कप के बारे में जानते हैं तो फेड कप विश्व की सबसे बड़ी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता है, जिसमें 2019 में महिलाओं के खेल के रूप में 1963 में शुरू किया गया था। फेड कप हार्ट अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF द्वारा 2009 में शुरू की गई एक पहल है। इस फेड कप में BNP परिबास द्वारा अपने देशों को प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड हैंगर्टी। अगला क्वेश्चन है, CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, मनोज आहूजा। दोस्तों ये है मनोज आहूजा। इन्हें CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उड़ीसा कैडर के IAS अधिकारी मनोज आहूजा को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में विशेष निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। वह CBSE में वर्तमान अध्यक्ष अनीता करवाल का स्थान लेंगे। अब CBSE की बात हुई है तो CBSE का मुख्यालय है नई दिल्ली। CBSE की स्थापना 3 नवंबर 1962 को की गई थी।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 वी विद्यापति। दोस्तों ये है वी विद्यापति, इनको ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। आईएएस अधिकारी वी विद्यापति को 12 मई 2020 से प्रभावी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1991 बैच के कर्नाटक कैडर की अधिकारी हैं। विद्यापति भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत रहेंगी। उनकी नियुक्ति की पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति के आदेश से की गई। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में जानते हैं। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई 1861 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के अनुशासन पैनल में पुनः शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 अखिल कुमार। दोस्तों ये है अखिल कुमार, इन्हें ही नाडा के अनुशासन पैनल में शामिल किया गया है। पूर्व राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है। इससे पहले भी उन्होंने 2017 से 2019 तक पैनल में सेवा दी थी। वर्तमान में अखिल कुमार एसीपी सहायक पुलिस आयुक्त गुरुग्राम हरियाणा के रूप में कार्यरत हैं। 2005 में भारत सरकार ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी में उनकी उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया। अखिल कुमार 2017 और 2019 के बीच मुक्केबाजी के लिए राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भी थे। पूर्व राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है। इससे पहले भी उन्होंने 2017 से 2019 तक पैनल में सेवा दी थी। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, इसके बारे में जानते हैं ये क्या है। तो भारत में अपने सभी रूपों में खेल में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने और समन्वय के लिए निगरानी करने के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय संगठन है। राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी की बात हुई है तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का आदर्श वाक्य है खेल मेला। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का मुख्यालय है नई दिल्ली। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के महानिदेशक हैं नवीन अग्रवाल। किस सुरक्षा एजेंसी ने अपने कैंटीन में केवल स्वदेशी उत्पाद बेचने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ ने अपनी सभी कैंटीनों में केवल स्वदेशी ब्रांड उत्पाद बेचने का फैसला किया है। जो 1 जून 2020 से पूरे देश की सभी सीपीएफ कैंटीन पर लागू होगा। इस पहल से लगभग 10 लाख सीपीएफ कर्मियों के 50 लाख परिवार स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देंगे। यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद लिया गया है, जिसमें उन्होंने नागरिकों से देश को आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों का उपयोग करने का आग्रह किया है। केंद्रीय गृह मामलों के मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदरम बेंटोगो किसने तैयार किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी, अर्थात टीवीएस ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन, आईआईटी मद्रास, ये तीनों मिलकर सुंदरम बेंटोगो को तैयार किया है। सुंदरम बेंटोगो एक कम लागत वाला एक ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्ट डिवाइस या स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण है, जिसे टीवीएस ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और आईआईटी मद्रास द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह वर्सेटाइल और मोबाइल डिवाइस श्वसन मापदंडों की निरंतर निगरानी और रिपोर्टिंग में चिकित्सकों की सहायता करेगा। डिवाइस को एक आत्मस्फूर्त या एएमबीयू बैग के नियंत्रित और स्वचालित स्क्वीजिंग के माध्यम से रोगियों को श्वसन सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। डिवाइस में श्वसन दर प्रति मिनट, श्वसन ज्वारी मात्रा, दबाव मापदंडों और आईई अनुपातों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कार्य शामिल हैं। जरूरतमंद रोगियों के लिए सुंदरम बेंटोगो लाइन डिस्कनेक्शन के लिए, या अगर पीआईपी एक निश्चित सीमा से अधिक है तो श्रव्य अलार्म जैसे सुरक्षा सुविधा प्रदान करता है। इस उपकरण की मदद से रेस्पिरेटरी सपोर्ट बहुत सस्ता है और सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगा। किस राज्य ने 2022 तक पूरी तरह से जल जीवन मिशन प्रभावी करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 1 और 2, अर्थात जम्मू कश्मीर और हरियाणा।
जम्मू कश्मीर प्रशासन और हरियाणा सरकार ने साल 2022 तक हर ग्रामीण नागरिकों के घर में नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन को लागू करने की योजना तैयार की है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर में पीने योग्य का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है। जम्मू और कश्मीर, इसके बारे में जानते हैं तो जम्मू और कश्मीर को जल जीवन मिशन के लिए कुल 680 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के तहत अब तक कुल 18.17 लाख परिवारों में से 5.75 लाख को कवर किया जा चुका है। प्रशासन 2020-21 तक 1.76 लाख घरों को कवर करने की योजना बनाई है। J&K अर्थात जम्मू एंड कश्मीर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 98 जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की भी मदद ले रहा है। अब हरियाणा की बात हुई है तो हरियाणा सरकार ने इस मिशन के तहत वर्ष 2019-20 में 1.05 लाख नल कनेक्शन प्रदान किया है। हरियाणा में 28.94 घरों को कवर किया जाएगा। इनमें से 18.83 लाख को पहले से ही नल कनेक्शन दिया जा चुका है और 10.11 अर्थात 10.11 लाख घरों को कवर किया जाना है। हरियाणा सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में 44 NBL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की मदद ले रहा है। अब जल मंत्रालय की बात हुई है तो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं रतन लाल कटारिया। अगला क्वेश्चन है, बेट्टी राइट का निधन हो गया, वह क्या थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 गायिका। यह है बेट्टी राइट, इनका ही अभी हाल ही में निधन हो गया और ये एक गायिका थी। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली सोल सिंगर बेट्टी राइट का निधन हो गया। उसका मूल नाम बेसी रेजिना नॉरिस है। वह R&B, रिदम एंड ब्लूज गायक, गीतकार और बैकग्राउंड गायक हैं। उन्होंने 23 वर्ष की आयु में अपने सर्वश्रेष्ठ गीत वेयर इज द लव के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन है, स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की किसने विकसित की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 CFTRI अर्थात मैसूर की स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान अर्थात CFTRI अर्थात सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI द्वारा महामारी के बीच इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की तैयार की है। स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की से महामारी के इस कठिन समय में लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्रदान किए जाएंगे। स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन और आसानी से पचने वाले कोलिन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल होते हैं। CFTRI द्वारा बनाई गई इस स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की कोविड-19 महामारी के इस समय में बेंगलुरु और इसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से वितरित की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने में सहायता करने के लिए होप अर्थात हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का इस्तेमाल राज्य के पढ़ने वाले युवाओं के साथ साथ उन युवाओं का डेटा एकत्र करने के लिए किया जाएगा जो हाल ही में राज्य में वापस लौटे हैं। यह प्लेटफॉर्म बेरोजगार युवाओं को नौकरी की तलाश करने और कौशल का विकास में मदद करेगा। पोर्टल में मौजूद डेटाबेस नियोक्ताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार योग्य उम्मीदवार तलाशने में मदद करेगा। इस पोर्टल के जरिए नियोक्ताओं को उम्मीदवार के बारे में जानकारी मिलेगी कि उन्होंने कहां और क्या काम किया हुआ है। एक बार डेटाबेस पूर्ण रूप से तैयार हो जाने पर इसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जोड़ा जाएगा। अब उत्तराखंड की बात हुई तो उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन है, NDB ने भारत के लिए कितने राशि की आपातकालीन सहायता ऋण देने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 $1 बिलियन। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB द्वारा भारत को आपातकालीन सहायता कार्यक्रम के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया गया है। इस आपातकालीन सहायता कार्यक्रम ऋण का उद्देश्य कोविड-19 को फैलने से रोकने के साथ साथ इस महामारी से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के भारत सरकार के प्रयासों में सहयोग करना है। कोविड-19 से लड़ने के लिए अपने सदस्य देशों की मदद करने की दिशा में NDB का दूसरा आपातकालीन सहायता कार्यक्रम है।
यह कार्यक्रम भारत को जरूरी स्वास्थ्य देखभाल संसाधन प्रदान करने और सामाजिक सुरक्षा के घेरे को मजबूत करने में मदद करेगा, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र और स्वास्थ्य आपातकालीन प्रक्रिया की प्रणालियों के लचीलापन में सुधार करेगा और भारत में सामाजिक आर्थिक सुधार की सुविधा प्रदान करेगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो केबी कामत। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स देशों में अवसंरचना और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 CBFC। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन द्वारा यूनाइटेड वी फाइट नामक एक नए गाने सॉन्ग का अनावरण किया गया है। इस गाने को भारत के जाने माने कंपोजर, संगीतकार और सिंगर्स ने लोगों को कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने के लिए आशा का संदेश देने के लिए जारी किया है। यह गीत एक संगीत प्रस्तुति है जिसके अंग्रेजी बोल को भारतीय शास्त्रीय संगीत के नोट्स और बीट्स के साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। विदेश मंत्रालय MEEA ने इस गाने को पूरी दुनिया को समर्पित किया, जिसके बोल हैं यूनाइटेड वी स्टैंड स्टीड फास्टली हेल्पिंग असिस्टिंग शेयरिंग नॉलेज कोऑपरेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग विथ ईच अदर कटिंग अक्रॉस बाउंड्रीज फाइटिंग एज वन फोर्स अगेंस्ट द कोरोना वायरस। अगला क्वेश्चन है, किसने आरोग्य सेतु रखना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है। रेलवे के अनुसार अब यात्रियों के लिए यात्रा शुरू करने से पहले अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। आरोग्य सेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल जी हैं। रेल राज्य मंत्री कौन है? तो आंगदी सुरेश चन्नबसप्पा। अमेरिका के CDC ने भारत की सहायता के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 $3.6 मिलियन। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC द्वारा भारत को $3.6 मिलियन की सहायता राशि दी गई है। इस राशि का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना है। साथ ही यह भारत की रोकथाम तैयारियों और प्रक्रिया गतिविधियों को भी सहयोग करेगा। इसके अलावा यह भारत को SARS CoV-2 परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने के प्रयास में भी मदद करेगा। कोविड-19 का पता लगाने में अस्पताल नेटवर्क की क्षमता में सुधार करने के लिए अच्छे रोकथाम और नियंत्रण केंद्रों का विकास, बेहतर निगरानी और मॉनिटरिंग प्रणाली के माध्यम से स्थानीय स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना, इस महामारी का जवाब देने के साथ साथ भविष्य में होने वाले खतरों से निपटने के लिए भारत की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यबल के विकास में मदद करने के लिए स्थानीय भागीदारों के साथ मिलकर काम करना, भारत सरकार के चालू संकटकालीन, आपातकालीन और जोखिम संचार प्रयास के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डा ने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 बेंगलुरु हवाई अड्डा। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे होने के लिए इस साल का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है। इस एयरपोर्ट को ग्राहकों द्वारा वर्ष 2020 के वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड में पिछले 4 साल में तीसरी बार भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को लगातार 8वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया, जबकि टोक्यो हानेडा हवाई अड्डे को विश्व का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा चुना गया और पेरिस ऑर्ली हवाई अड्डे को 2020 के विश्व हवाई अड्डे के पुरस्कारों में विश्व का सबसे बेहतर हवाई अड्डा चुना गया है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और मध्य एशिया में हवाई अड्डे पर सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी होने के रूप में चुना गया है। स्काई ट्रैक्स ने अपना पहला वैश्विक हवाई अड्डा ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण शुरू करने के बाद
1999 में वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स की शुरुआत की थी। यह पुरस्कार 6 महीने की सर्वश्रेष्ठ अवधि के दौरान इन हवाई अड्डे पर 100 से अधिक देशों के ग्राहकों द्वारा किए गए हवाई अड्डा सर्वेक्षण प्रश्नावली के बाद दिया जाता है। इस सर्वेक्षण में हवाई अड्डा की सेवा के दौरान ग्राहक अनुभव और प्रवेश द्वार पर प्रस्थान के माध्यम से चेक इन, आगमन, स्थानांतरण, खरीदारी, सुरक्षा और आव्रजन के प्रमुख मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 74। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा भारत को वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 74 स्थान पर रखा गया है। भारत ने आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के सभी प्रमुख मापदंडों में सुधार करके 2 स्थान की छलांग लगाई है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने साल 2015 से लगातार साल दर साल प्रगति की है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन ने टॉप किया है, वहीं स्विट्जरलैंड और फिनलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में जानते हैं तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स एक तथ्य आधारित रैंकिंग है जो नीति निर्माताओं और व्यवसायों को एक सफल ऊर्जा ट्रांजिशन के लिए योजना तैयार करने में सक्षम बनाता है। यह सूचकांक आर्थिक विकास और विकास, पर्यावरण स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा, सुरक्षित, टिकाऊ, सस्ती और समावेशी ऊर्जा प्रणालियों में ट्रांजिशन के लिए उनकी तत्परता के आधार पर अपने ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन पर 115 अर्थव्यवस्था का आकलन करता है। अब WEF की बात हुई है तो WEF के संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? तो क्लाउस श्वाब। WEF मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 इटली। जिनेवा स्थित इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। यह ब्रेसलेट उपयोगकर्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने में मदद करेगा। इस ब्रेसलेट को कोरोना वायरस लॉकडाउन में सुरक्षा के उपायों के रूप में विकसित किया गया है, जिनमें धीरे धीरे छूट दी जा रही है। यह ब्रेसलेट केवल एक रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है जिससे दूसरे ब्रेसलेट ने नज़दीक आने का पता चल जाता है। हालांकि ये GPS का इस्तेमाल नहीं करता, जिसके कारण उपयोगकर्ता की लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता। यह तभी संकेत देकर या याद दिलाता है जब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन न किया जा रहा होता है। अब इटली की बात हुई तो इटली के राष्ट्रपति हैं सर्जिया मेटेरोला ट्रेडिंग। इटली की राजधानी है रोम। इटली की मुद्रा है इतावली लीरा। दोस्तों आज यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे द्वारा दिए गए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज यहीं तक दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।